हो गया स्टार्ट। ठीक है, शाबाश। कहते हैं ना, हार मत मानो। कुछ हो जाए, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, चल कभी तो होता है। हो गया। ठीक है, चलिए कहाँ चल रहे थे हम लोग? लो हमारा तो इसमें नाश ही कर दिया भाई। हाँ, ठीक है, हम यहाँ पे चल रहे थे कि भैया ये जो तुम्हारा, हाँ लाइफ में, ठीक है, ये हो गया कि ये कहाँ बनती है? बोन मैरो में। ठीक है, इसको आर्थरोसिस बोलते हैं, इसको ल्यूकोसिस, और इसको थ्रोम्बोसिस। तो ठीक है, ये भी बोन मैरो में, और इसकी जो वो होती है, इसकी जो कोशिका होती है, जो सबसे जो प्लेटलेट्स को बनाती है, वो बोन मैरो की सबसे बड़ी होती है। मतलब बोन मैरो की सबसे बड़ी कोशिकाओं से ये सबसे बड़े साइज के प्लेटलेट्स बनते हैं। बाकी शेप इसकी ओवल होती है, गोल, इरेगुलर। तो अलग अलग हिसाब से वैसे ही इसका आकार बाइकोन्केव होती है। फीटस जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, लिवर और स्प्लीन पैदा होने पर बोन मैरो अस्थि मज्जा। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम कितनी होती है? असल में इनका जीवन कितना होता है? एक बार बनने के बाद में ये लगभग 120 दिन बनती है, तो लगभग कितने दिन तक रहती है जिंदा? 120 दिन। सबसे ज्यादा किसका रहता है जीवन? आरबीसी का। ये लगभग 8 से 10 दिन, ये लगभग 8 से 10 दिन, और ये 6 से 7 दिन। डब्ल्यूबीसी 6 से 7 दिन। फिर से देख लीजिए, आरबीसी 120 दिन, डब्ल्यूबीसी 6 से 7 दिन, प्लेटलेट्स होती हैं आपकी 8 से 10 दिन। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक वर्ड होता है इरिप्टोसिस, एक वर्ड होता है, स्टार लगा के लिख लीजिए, इरिप्टोसिस, इरिप्टोसिस, इरिप्टोसिस। ठीक है, इस वर्ड को लिख लीजिए, ये होती है प्रोग्राम्ड डेथ ऑफ, ये वर्ड आ जाते हैं कभी कभी, प्रोग्राम्ड डेथ ऑफ आरबीसी। आरबीसी की जब इसकी 120 दिन पूरे हो जाते हैं, तो एक तरीका होता है जिससे ऑटोमेटिक स्प्लीन में मर जाती है। कहां पे जाके मर जाती है? स्प्लीन में, स्प्लीन और लिवर में। इसलिए जो स्प्लीन, इसी का कब्रगाह बोला जाता है। आरबीसी के लिए ग्रेवयार्ड, जहां पे इसकी मृत्यु होती है, स्प्लीन। ठीक है, लिवर में भी होती है। आरबीसी में से क्या होता है? हीमोग्लोबिन, हीमो में से हीमी कंपाउंड अलग कर लिया जाता है, जो बाद में बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन बन जाता है। ठीक है, और इसमें से Fe2 पॉजिटिव अलग करके बाकी दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसको बोलते हैं इरिप्टोसिस, प्रोग्राम्ड डेथ, स्प्लीन और लिवर में होती है। ठीक है, एक डिसीज होती है आरबीसी की बहुत खतरनाक, आरबीसी की डिसीज होती है जिसका नाम होता है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया जेनेटिक बीमारी है, सिकल सेल अनीमिया। इसमें क्या होता है कि जो होती है ये बहुत नुकीली हो जाती है, जो आरबीसी होती है बहुत नुकीली हो जाती है, और कैपिलरीज वगैरह में से उसके अंदर से निकल जाती है, उसमें छेद कर देती है, उसको टीयर कर देती है, फाड़ देती है, चीर देती है, इतनी नुकीली हो जाती है। सिकल माने क्या होता है? नुकीली कोई चीज होती है ना, सिकल। तो सिकल सेल नुकीली सेल हो जाते हैं, किसमें होती है? आरबीसी में। आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है। डब्ल्यूबीसी में एक कैंसर होता है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया नाम का कैंसर होता है ना, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी में होता है। चलिए, ये तो सारी की सारी घटना हो गई आरबीसी के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। अब किसकी बात करेंगे भैया? डब्ल्यूबीसी की। थोड़ी सी बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं डब्ल्यूबीसी के ऊपर। तो इस बार थोड़ा सा एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए डब्ल्यूबीसी। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स। जल्दी से फिर आपको क्वेश्चन कराता हूं। डब्ल्यूबीसी देखो, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, ग्रेन्यूलोसाइट। ठीक है, दूसरे होते हैं ग्रेन्यूलोसाइट, ग्रेन्यूलोसाइट्स। इसका अगर आप इसको देखोगे तो इससे आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इतना समझ लो, जो ग्रेन्यूलोसाइट्स होंगे इनके जो न्यूक्लियस होंगे आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसे लोबदार मिलेंगे, या ऐसे बाइलोब में मिलेंगे। दो मतलब ऐसे दो घुमाव या 3-4 घुमाव, या इस तरीके के इनके जो केंद्रक होंगे। जबकि जो ये ए ग्रेन्युलोसाइट है, इनके या तो आपको कैसे मिलेंगे? होल। ठीक है, या आपको थोड़ी सी कैसे मिलेंगे? चपटे इस तरह से। लेकिन इनके मिलेंगे आपको रेगुलर, जबकि उनके कैसे मिलेंगे? टेढ़े मेढ़े। क्योंकि जो ग्रेन्युलोसाइट नाम के व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इनके साइटोप्लाज्म में छोटी छोटी ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटी छोटी बिंदी बिंदी सी कुछ चीज मान लो, ग्रेन्यूल्स। इसमें नहीं होते। ये दो टाइप के होते हैं, ये होते हैं दो टाइप के। एक होते हैं लिम्फोसाइट, इसको अच्छे से लिख लेना, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स।
लिम्फोसाइट, ठीक है। और दूसरे होते हैं ये मोनोसाइट, मोनोसाइट्स। इसके बारे में क्वेश्चन आएगा, देखो अभी आपको किस तरह से समझ में आएंगे क्वेश्चन। मोनोसाइट्स, जितने भी व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसमें 20 से 25% ये होते हैं, 20 से 25% कौन से होते हैं, लिम्फोसाइट। जितने भी व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनके एक ग्रेन्युलों में या पूरे व्हाइट ब्लड सेल्स में सबसे ज्यादा कौन से होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा नहीं, 20 से 25% लिम्फोसाइट। दूसरी बात, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है, बड़ा। और देखो न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, लार्ज राउंड न्यूक्लियस, लार्ज राउंड न्यूक्लियस, ठीक है। बड़ा गोल केंद्रक, बड़ा गोल केंद्रक। लिखते चल रहे हैं, चीजों को काम आएंगे अभी। तीसरी चीज जो होती है ये एंटीबॉडी बनाती है, ये गोल होने का कारण भी है, आरएनए डीएनए यहां इस्तेमाल होता है, तो आरएनए डीएनए ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस ज्यादा बड़ा रहता है, तो क्या बनाती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। एंटीबॉडीज, इनके बारे में भी आपको बताऊंगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। इसके और एक एग्जांपल होते हैं बी सेल्स, आपने पढ़ा होगा टी सेल्स, ये सब क्या होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं। 20 से 25% बड़ा राउंड न्यूक्लियस होता है, मेन काम क्या है, एंटीबॉडीज का निर्माण करना। अब आ जाते हैं इसके, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बीन शेप का होता है। कैसा शेप का होता है, बीन, ठीक है, इस शेप का होता है, बीन शेप का इसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, समा के बीच जैसा, समा के बीच जैसा। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये फेगोसाइटिक होती है। कैसी होती है, फेगोसाइटिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा गया है। फेगोसाइटिक का मतलब है ये बैक्टीरिया है, तो ये तो एंटीबॉडीज बनाएंगी इस पे अटैक करने के लिए या इसको पहचानने के लिए, इम्यूनिटी रेस्पॉन्स देती है। जब भी आप पे कोई, जैसे मान लो आपने पोलियो की दवा पी है और पोलियो का कीटाणु आप पे दोबारा आता है, तो जब आपको जो इम्यूनिटी मिलती है, जब पोलियो का कीटाणु दोबारा आएगा और आपके अंदर इम्यूनिटी है, तो पोलियो के खिलाफ जो इम्यूनिटी प्रतिरक्षा पैदा होगी वो किसके कारण होगी, लिम्फोसाइट के कारण। अब ये क्या करेंगे मोनोसाइट, कि उस पोलियो के जो मतलब वायरस है, पोलियो का जो वायरस है उसको जाके कब्जा कर लेंगे, उसको खा जाएंगी। फैगो का मतलब खा लेना, फेगोसाइटिक होती है ये, ठीक है, बैक्टीरिया जीवाणु वगैरह को खा के मार देती हैं। तो मोनोसाइट की जो संख्या होती है वो होती है 2 से 10%। कितनी होती है, 2 से 10%। फिर से समझ लो, लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज या इम्यूनिटी रेस्पॉन्स इनकी वजह से होता है, जो बैक्टीरिया वायरस मारा जाता है वो किसकी वजह से होता है, मोनोसाइट की वजह से। कोई दिक्कत, इसका राउंड न्यूक्लियस होता है, इसका थोड़ा बीन शेप का न्यूक्लियस होता है। ये तो हो गई एक ग्रेन्युलोसाइट की बात। अब बात करेंगे ग्रेन्युलोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल्स, इनके बारे में, ठीक है। तो जो डब्ल्यूबीसी का एक तो हो गया एग्रेन्युलोसाइट, एक थी ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट। तो इसके बारे में 3 हो जाते हैं। नंबर 1 हो जाते हैं एसिनोफिल्स, ठीक है, एसिनोफिल्स। नंबर इसका दूसरा हो जाता है बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। और तीसरा हो जाता है इसका न्यूट्रोफिल्स, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये जो न्यूट्रोफिल नाम की चीज है, ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। एसिनोफिल्स के बारे में एक बार देख लीजिए, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब ऐसा द्विगुणित, द्विगुणित न्यूक्लियस होता है। कैसा न्यूक्लियस होता है, द्विगुणित। इस तरीके से 2 डंठल डंठल से लगे रहते हैं। केंद्र कैसा होता है, द्विगुणित, बाइलोब्ड। दूसरी बात इसमें क्या होती है, ये पैरासाइट वगैरह को किल करती हैं। जो पैरासाइट हमारे सेल को एकदम होस्ट बना लेता है अपना, तो ये पैरासाइट कीट को मारने के काम आती हैं। जो भी एलर्जी वगैरह होती है आपके शरीर में, एलर्जी देखो, एलर्जी क्यों होती है, जब आपका शरीर इम्यूनिटी प्रतिरक्षा देता है ना, तो उस प्रतिरक्षा की वजह से एलर्जी होती है। आप कहते हो ना मुझे कुछ एंटीबायोटिक से एलर्जी है, आपके शरीर उन एंटीबायोटिक के खिलाफ इम्यूनिटी अरेंज कर दे रहा है, इम्यूनिटी पैदा कर दे रहा है। तो एलर्जी जो होती है वो किसके कारण होती है, एसिनोफिल्स के कारण, एसिनोफिल्स के कारण। और इसका एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं कैथेप्सिन, क्या बोलते हैं, कैथेप्सिन। इसके कारण ये एलर्जी पैदा करता है, कैथेप्सिन के कारण। इसिनोफिल्स नाम के जो सेल होते हैं किल करते हैं पैरासाइट वगैरह को, हमारी स्किन वगैरह पे आ जाता है, खुजली हो जाती है, ठीक है, एलर्जी वगैरह, कैथेप्सिन। उसके बाद में
ट्यूमर सेल, जो ट्यूमर हो जाते हैं कैंसर वगैरह, ट्यूमर सेल को भी किल करने का काम करता है, कैंसर वगैरह के सेल को भी किल करने का काम कौन सी करती है, एसिनोफिल्स, लेकिन नॉन फैगोसाइटिक है, मतलब निगलती नहीं है। ओके, संख्या कितनी होती है इनकी, 2 से 3%, 2 से 3%। अब आ जाती है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स तो रेयर मिलती हैं, बहुत कम संख्या इनकी होती है। अगर आप अपना WBC का चेकअप कराते हो रक्त का, तो हो सकती है कि ये आपको 0 मिले अपने अंदर। तो बेसोफिल्स जो होती हैं, जितनी भी ईचिंग होती है, लिख लो इसको, ये नहीं पता चलेगा आपको, खुजली, जितनी भी शरीर में खुजली होती है ना, खुजली भी इम्यूनिटी की वजह से होती है। जब हमारा शरीर किसी चीज को इम्यूनिटी दे रहा होता है, किसी चीज से हमें खुजली, ईचिंग, एक प्रोटीन होता है हिस्टामाइन। क्या प्रोटीन होता है, हिस्टामाइन, इसको लिख लीजिए, ये हिस्टामाइन नाम का प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से आपको खुजली होती है। आपने देखा होगा, बच्चे ने मुझसे पूछा था कुछ दिनों पहले कि सर हमें मच्छर खाता है, मच्छर कौन सा एसिड देता है, कोई एसिड नहीं देता। जब मच्छर हमारे अंदर अपना पैरासाइट डालता है, उसके लार्वा में बैक्टीरिया होते हैं, तो उन बैक्टीरिया के खिलाफ तुरंत हमारे जो शरीर है वो कौन सा देने लगता है, हिस्टामीन, लाल लाल हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, ईचिंग होने लगती है। तो मच्छर के खिलाफ इम्यूनिटी तुरंत जग जाती है, कौन सा प्रोटीन देते हैं, हिस्टामीन। ठीक है, मच्छर वाले केस में कोई वो नहीं होता उसमें। इसका जो मतलब वो होता है, इस तरह से घुमावदार न्यूक्लियस होता है, बायोलोम। इसका भी न्यूक्लियस जो कैसा होता है, घुमावदार होता है। ठीक है, हिस्टामिन हो गया, बेसोफिल्स, और ये होती है सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, 60 से 65%, 60 से 65% जो होती है WBC में, वो कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल। ये भी फैगोसाइटिक होती हैं, मतलब ये भी चीजों को निगल लेती हैं। और इसे तो प्रोफेशनल निगलने वाला कहोगे, क्या कहोगे, प्रोफेशनल फैगोसाइटिक, प्रोफेशनल किलर। जितने भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह आपका बॉडी मारता है, वो किसके द्वारा मारे जाते हैं, प्रोफेशनल किलर, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल मतलब उसको न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, फैगोसाइटिक होती है, प्रोफेशनल किलर कह सकते हो आप इसको। और इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो कई सारे ऐसे ऐसे लोब लिए हुए रहता है, कई सारे इस तरह से लोब लिए रहता है। फैगोसाइटिक होती है ये भी, सबसे ज्यादा किलर यही होता है। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ता है, और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला होता था, वो वाला एंजाइम, कई सारे इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, जिसकी मदद से ये बैक्टीरिया का पहले सेल वॉल तोड़ेगा, फिर उसको मारने की कोशिश करेगा। तो आपके पास दो हो गए फैगोसाइटिक, एक तो न्यूट्रोफिल, और एक अभी आपने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, मोनोसाइट। ये क्या होते हैं, फैगोसाइटिक होते हैं, निगलते हैं, बाकी सब निगलती नहीं है। बस अब खुजली नहीं, बेसोफिल्स हिस्टामिन छोड़ती है टीचिंग के लिए, इसिनोफिल्स ये एलर्जी वगैरह, एलर्जी किससे, कौन सी चीज छोड़ी जाती है शरीर के अंदर से एलर्जी दिखाने के लिए, कैथेप्सिन। बाकी जो लिम्फोसाइट थी वो एंटीबॉडी क्रिएट करती हैं, और मोनोसाइट भी फैगोसाइटिक होती हैं। तो इस तरीके से आपका WBC का भी सारा ड्रामा सॉल्व हो गया। कितने साल तक ये जीते, कितने साल तक ये नहीं जीते, आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए अब आ जाता है आपका नेक्स्ट, लिम्फ। ब्लड यहाँ पे हो जाता है खत्म। ब्लड के काम आपको पता है, क्या क्या लेके जाता है, क्या क्या लेकर नहीं जाता। ऑक्सीजन को लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है, फूड, हार्मोन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, सबको लेके जाता है ना। चलिए अब आ जाता है आपका लिम्फ। तो लिम्फ के बारे में एक छोटी सी चीज समझ लो, लिम्फ जिसे आप लसिका बोलते हो, ये बिल्कुल हमारे ब्लड प्लाज्मा जैसा है, या फिल्टर्ड ब्लड प्लाज्मा कह सकते हो। आपको क्या कह सकते हो इसको, फिल्टर्ड ब्लड प्लाज्मा। जो हमारे ब्लड का प्लाज्मा होता है ना, रक्त का प्लाज्मा, इसकी जो संरचना होती है ना, बिल्कुल एक जैसी होती है। अब समझ लो क्या होता है, देखो ये एक केशिका जा रही है, ये क्या है, कैपिलरी। ठीक है, और ये है हमारा सेल। तो सेल को आपको पता है, सेल से मिलके क्या बनती है, टिश्यू मिलती है। भाई सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, तो सेल तो ग्रुप में रहती है ना, टिश्यू के रूप में। तो मान लो ये हमारा टिश्यू है, तो टिश्यू के बीच में आप गैप गैप देख रहे हो ना, ये सेल बंद कर दिए तो गैप गैप दिख रहे हो। तो इस गैप में फ्लूइड भरा रहता है, इस गैप में क्या भरा रहता है, फ्लूइड। इस गैप में क्या भरा रहता है, फ्लूइड। इस फ्लूइड का नाम होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, इसको आप ऊतक द्रव भी बोल सकते हो। क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड या ऊतक द्रव। अब यहां से ब्लड अगर इस तक जाएगा सेल तक, तो किससे होकर जाएगा, इस ऊतक द्रव तक।
अगर कोई चीज इससे होकर जाएगी सेल तक तो किससे होकर जाएगी, ऊतक द्रव से। जैसे ऑक्सीजन, फूड, कोई चीज वापस आएगी तो भी किससे होकर आएगी, कैपिलरी। भाई ये दे देती है, दूसरी चीज को प्रेशर से वापस ले लेती है। जो मैंने वहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर का अदला बदली वाला सीन बताया था ना मैंने, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया था कि किस क्यों डिफ्यूजन होता है। रक्त में ज्यादा होगी ऑक्सीजन, ब्लड में कम होगी, उसमें हवा में मतलब फेफड़ों में ऑक्सीजन ज्यादा होगी, ब्लड में कम होगी, तो ज्यादा से कम की तरफ आ जाती है। तो सेम टू सेम इसमें होता है। तो जब ये ऊतक द्रव से होकर जाता है तो इसमें पानी भी आता है, सब कुछ आता है। तो ये जो ऊतक द्रव है ये स्पेशल वेसल से होकर बहने लगता है। ठीक है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसका इसलिए रंग क्या होता है, हल्का पीला होता है। समझिएगा क्या होता है कि जब इसके अंदर ज्यादा फ्लूइड वगैरह भर जाता है इस ऊतक द्रव में, तो ये अपनी अलग से वेसल्स के अंदर बहने लगता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लिम्फ वेसल्स या लसिका वाहिनियां। क्या बोलते हैं, लसिका वाहिनियां। ठीक है मेरे भाई, क्या बोलते हैं, लसिका वाहिनियां। जब ये लसिका वाहिनियां कहीं इकट्ठी हो जाती हैं, क्या हो जाती है, कहीं इकट्ठी, तो इस तरह से गांठ गांठ बन जाती हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हो, लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स, ठीक है। ये लिम्फ गांठ जो होती हैं ये लिम्फोसाइट भी देती है, डब्ल्यूबीसी होती है इनके अंदर, बैक्टीरिया वगैरह को मारने के काम आती है। तो ये जो आपका लसिका होता है ये एक्चुअल में है तो ब्लड प्लाज्मा ही जैसा, इसके अंदर प्रोटीन भी पाए जाते हैं, पानी भी पाया जाता है, बैक्टीरिया वगैरह को लेकर चलता है, और ये जहां पे लिम्फोसाइट वगैरह होती है वहां पे जाके उनको किल कर देता है। ज्यादातर हमारे गले में, हमारी बगल वगैरह में ये लिम्फ नोड्स पाई जाती हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ब्लड होता है वो हार्ट से सेल की तरफ भी जाता है और सेल से हार्ट की तरफ, लेकिन जो लिम्फ होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लिम्फ है वो सिर्फ टिश्यू से हार्ट की तरफ जाता है। लिम्फ जो होता है ये टिश्यू से किस तरफ जाता है, सिर्फ हार्ट की तरफ, दोबारा से नीचे नहीं आता है, जाके हार्ट को चीजें दे देता है। ये फैट भी लेकर चलता है, जो फैट मॉलिक्यूल होते हैं ना, जो हमारी छोटी आंत होती है उसमें डाइजेशन होता है, तो फैट मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, वो कैपिलरीज उनको सह नहीं पाती, कैपिलरीज उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो ये जो लसिका है ये फैट मॉलिक्यूल्स को भी लेके चलता है काइली माइक्रोन्स के फॉर्म में, काइल माइक्रोन नाम की चीज के फॉर्म में। मतलब एक उसको ऐसे बंद कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, काइल माइक्रोन। फैट मॉलिक्यूल होते हैं, उनको लेकर जाता है। जब कभी पानी की कमी पड़ जाती है तो ये अपने अंदर से पानी किसको दे देता है, कैपिलरीज को दे देता है। कभी प्रोटीन की कमी पड़ जाती है तो प्रोटीन वगैरह भी दे देता है। तो ये कई सारे काम करता है, जैसे भी मैंने बताया, पानी एक्स्ट्रा पानी को एब्जॉर्ब करता है, प्रोटीन को लेके चलता है, प्रोटीन कम पड़ जाते हैं तो वापस दे देता है, फैट को लेके चलता है काइल माइक्रोन्स के फॉर्म में, और बैक्टीरिया वगैरह को मारने के भी काम आता है, मतलब हमारी इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है। ठीक है, एक ही तरफ से जाता है, टिश्यू से हृदय की तरफ, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, टिश्यू से हृदय की तरफ ही ये जाता है। चलिए अब आगे बात करेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की, इसको और समझ लीजिएगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे, सारी की सारी चीजें हो जाएंगी आपको क्लियर। ओके मेरे भाई, तो चलिए ब्लड ग्रुप। लैंड स्टीनर साहब थे एक वैज्ञानिक, ठीक है, लैंड स्टीनर, 1900 की बात है। तो ये दो तीन चीजें चेक कर रहे थे, दो चीजें समझना क्या होता है। एक वर्ड होता है एंटीजन, क्या वर्ड होता है, एंटीजन। अब ये आप समझो कैसे होता है। देखो, जितने भी प्राणी होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी संरचना एक खास प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो मान लो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, या ये बैक्टीरिया भी क्या एक सेल ही तो है, ये बैक्टीरिया भी तो एक कोशिका ही तो है। तो इस कोशिका की जो संरचना होगी, आउटर सरफेस, इस पर एक खास प्रकार के प्रोटीन होंगे जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। इसका मतलब कि उस पे ग्लूकोज, सेल्यूलोज वगैरह मिलके भी होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा उसके ऊपर, सेल्यूलोज और प्रोटीन का मिक्सचर, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो हमारी आरबीसी होती हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, तो ये रेड ब्लड सेल्स को भी छोड़ता हूं, तो बैक्टीरिया की जो संरचना होती है उसके ऊपर कुछ ऊबड़ खाबड़ से इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है, एंटीजन। हर एक प्राणी के स्ट्रक्चर अपने अलग अलग होते हैं। ठीक है, हर एक प्राणी के जो एंटीजन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, इस बैक्टीरिया का नाम दे रहा हूं मैं, एक वायरस है, वायरस की बात कर लेता हूं, जैसे पोलियो वाला वायरस। ठीक है, पोलियो वाला वायरस है, उसका एंटीजन है, ये पोलियो का मरा हुआ वायरस, यह बहुत ही वीक वायरस, जो पोलियो की दवा पीते हैं ना, उसमें बहुत कमजोर वायरस होता है पोलियो का, ये हमारे शरीर में चला जाता है, ये कमजोर है,
तो हमारा शरीर इस एंटीजन की पहचान करता है कि भैया किसका बना होता है। एक्चुअल में वो प्रोटीन वगैरह की पहचान कर रहा होता है हमारा शरीर कि यार ये किसका बना होता है। जब उसे इस एंटीजन की पहचान हो जाती है तो इसके खिलाफ इसकी विरोधी चीज बनाता है एंटीबॉडी। क्या बनाता है? एंटीबॉडी, एंटी जैविक भी बोल सकते हो। एंटीबॉडी बनाता है इसको मारने के लिए, ठीक है। और एंटीबॉडी जो बनाता है वो बनाता है बीटा ग्लोबिन नाम का प्रोटीन, बीटा ग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन। एंटीबॉडीज वही चीज होगी कि किस तरीके का मैं इसका सेल स्ट्रक्चर तोड़ूंगा, किस तरीके से एंजाइम अंदर जाएंगे तो ये वायरस मर जाएगा। तो अब इसने इस वायरस को, वीक वायरस को मार दिया। एंटीजन की भी पहचान कर ली अपने डीएनए में, हमारी डब्ल्यूबीसी ने कर ली, नहीं कर ली, लिम्फोसाइट ने। साथ साथ अगर अब इसके खिलाफ किस चीज का इस्तेमाल करके मारना है इसकी भी पहचान कर ली। मतलब हमारे पास प्रॉब्लम भी आ गई, हमारे पास सॉल्यूशन भी आ गया, हमने उसे सेव कर लिया। अब कभी भी जीवन में ये वायरस हमारे पास आया दोबारा तो बॉडी तुरंत पहचान कर लेगी, उतना समय नहीं लेगी। अच्छा ये एंटीजन है, ये प्रॉब्लम है, अच्छा इसका सॉल्यूशन तो है मेरे पास, तुरंत ज्यादा मात्रा में सॉल्यूशन दे देगी। बोन मैरो वगैरह से ज्यादा मात्रा में फेगोसाइटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब फेगोसाइटिक जो सेल होते हैं, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, वो बनने लगेंगे और भैया वायरस का काम तमाम हो जाएगा। तो एंटीजन और एंटीबॉडी समझ में आई। एंटीजन से पहचान होगी, एंटीबॉडी से उसका विरोध। तो ऐसे ही जो हमारा आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, ये आता है क्वेश्चन, इसके ऊपर एंटीजन पाए जाते हैं। आरबीसी के ऊपर, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर दो तरह के खास एंटीजन पाए जाते हैं। एक का नाम होता है एंटीजन ए, क्या नाम होता है? एंटीजन ए। एक का नाम होता है एंटीजन बी, ए और बी। अब भाई एंटीजन है तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी भी होगी, एंटीबॉडी ए होगी नहीं होगी, एंटीबॉडी बी। समझो सिंपल सी बात, अगर भाई एंटीजन है तो उसके खिलाफ क्या होगा? एंटीबॉडी भी तो होगी, होगी नहीं होगी? तो भैया यही है, इसी एंटीजन और एंटीबॉडी के हिसाब से लैंडस्टीनर साहब ने 4 ब्लड ग्रुप बनाए। कितने ब्लड ग्रुप बनाए मेरे भाई? 4 ब्लड ग्रुप बनाए, समझे? तो देखो, एंटीजन, एंटीबॉडी, 4 ग्रुप जिसे आप ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम भी कहते हो। सबसे पहले ब्लड ग्रुप का नाम क्या है? ए, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का नाम क्या है? ए। एंटीजन उसके अंदर ए है और एंटीबॉडी क्या है? बी। अगर ब्लड ग्रुप का नाम है बी तो एंटीजन जो होगा ना, जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप का नाम होगा बी। तो बी, ए है एंटीजन तो ए, विरोध में क्या होगी? एंटीबॉडी ए। एक ब्लड ग्रुप होता है ए बी, तो ये ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जिसके आरबीसी के ऊपर ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। तो दोनों एंटीजन पाए गए ए बी, इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ए बी अगर दोनों पाए गए तो दोनों के खिलाफ एक साथ है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ऐसा मान लो, कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। एक और ब्लड ग्रुप मिला जिसका नाम था ओ, इसमें एंटीबॉडी तो होती है ए बी, एंटीबॉडी कौन सी होती है इसमें? ए बी, लेकिन इसमें एंटीजन नहीं होता। देखो फिर से सुन लो, अगर एंटीजन ए ब्लड ग्रुप का नाम ए, एंटीजन बी ब्लड ग्रुप का नाम बी, एंटीजन ए बी तो ब्लड ग्रुप का नाम ए बी। अगर एंटीजन ए बी दोनों आ गए तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। एक और देखा गया कि भैया अगर एंटीबॉडी ए बी है तो एंटीजन कोई नहीं पाया जाता, मतलब जब इसके ऊपर एंटीजन है ही नहीं, जब इसके ऊपर एंटीजन है ही नहीं कुछ भी, तो किसका निर्माण करते हैं? एंटीबॉडी ए बी का। तो भैया इसके खिलाफ एंटीबॉडी ए बी भी मिल गई, तो इसका मतलब एक और ब्लड ग्रुप हो गया ओ। तो 4 ब्लड ग्रुप हो गए ए बी, मतलब ए बी ए बी और ओ। अब यहां से एक और चीज बनती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। थोड़े दिनों बाद और चले तो यहाँ तो 1900 की बात है, ये तो लैंडस्टीनर साहब ने कर दिया 1900 में ब्लड ग्रुप का काम तमाम। अब लैंडस्टीनर एक वीमर साहब थे, वीमर या वीनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, वीमर या वीनर नाम के एक साइंटिस्ट थे। साल है 1904। इन्होंने देखा यार ए बी भी है, ए बी ओ बी, उसके खिलाफ उसके बाद में भी एक बार किसी को व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया गया तो उसकी डेथ हो गई, आरबीसी आपस में चिपक गई। उन्होंने कहा क्या रहा होगा, तो उन्होंने चेक किया कि इसके अलावा भी आरबीसी के ऊपर एक नेगेटिव और पॉजिटिव फैक्टर पाया जाता है, जो रीसस नाम का मंकी होता है, रीसस नाम का बंदर होता है, उसके ब्लड में पाया जाता है। रीसस नाम की आरबीसी पे एक, इस बंदर पे, रीसस नाम के बंदर की आरबीसी पे एक एंटीजन पाया जाता है, ठीक है। उस एंटीजन, अगर वो एंटीजन प्रेजेंट होता है ब्लड में
तो हम क्या कहते हैं पॉजिटिव कि है, और अगर वो एब्सेंट होता है तो हम क्या कहते हैं नेगेटिव। तो जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव, तो इसका मतलब मेरा ब्लड ग्रुप तो है ओ, और मेरे अंदर रेसिस फैक्टर नहीं पाया जाता, इसलिए मेरे ब्लड का नाम क्या हो गया ओ नेगेटिव। मेरे पापा जी का है ओ पॉजिटिव, तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप तो उनका ओ है, लेकिन उनके अंदर रिसस जो ये मंकी है इसमें पाया जाने वाला वो फैक्टर मौजूद है, वो एंटीजन मौजूद है, तो इसलिए मौजूद होने की वजह से आपने क्या कह दिया पॉजिटिव। याद रखिएगा अगर नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं तो ये नहीं चढ़ाया जाता, आरबीसी चिपक जाती हैं और भैया व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। ठीक है, इसलिए एक दूसरे को ब्लड समझदारी से चढ़ाया जाता है। तो इसमें दो तीन चीज देखने के लिए मिलती है कि देखो एबी, जो ये ब्लड ग्रुप एबी है इसके पास एंटीजन तो थे, एंटीजन तो थे इसके पास एबी, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं थी, एंटीबॉडी तो इसके पास कुछ नहीं था ना। तो इसका मतलब अगर हम इसको किसी का भी ब्लड ग्रुप देंगे, इसे हम ए का दे दें, हम इसे एबी का दे दें, एबी का दे दें या ओ का दे दें, ए बी ए बी या ओ, चारों में से किसी का दे दें, भाई इसके खिलाफ तो कोई इम्यूनिटी या कोई एंटीबॉडी तो है ही नहीं, तो ये चारों को ले लेगा। इसका मतलब इसलिए इसको क्या कहेंगे यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सर्वग्राही रेसिपिएंट, मतलब ये सबसे ब्लड ले सकता है, सर्वग्राहक होता है, सबसे ब्लड सर्वग्राही मतलब सबसे ब्लड ये ले सकता है एबी, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन भी मौजूद होता है, कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती, जब ये अंदर जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा केस आता है ओ वाला जो होता है, ओ वाला जो केस है, और ओ में भी ओ नेगेटिव, इसको अच्छे से ध्यान ले लो, ओ में भी ओ नेगेटिव। ये जो ओ नेगेटिव वाले बंदे होते हैं आपको पता है कि इनके अंदर एंटीजन कुछ भी नहीं है, एंटीबॉडी होती है एबी, एंटीजन कुछ भी नहीं होता है। जब एंटीजन नहीं होगा तो एबी क्या करेगी, उसे तो कोई पहचान ही नहीं है, एंटीजन नहीं है। तो जो ओ नेगेटिव होते हैं ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं, यूनिवर्सल डोनर होते हैं। हालांकि जो नेगेटिव वाले ग्रुप होते हैं वो कम मिलते हैं, ओ नेगेटिव भी बहुत ही रेयर ग्रुप है। ठीक है, ओ नेगेटिव वाला जो होता है ये क्या होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी? ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये आता है, किसने किया था ये, रिसस मंकी वाला, लैंडस्टीनर और वीवर ने 1904 में, और पहले वाला सिर्फ ए बी वो वाला जो सिस्टम था वो किया था। हालांकि और भी ब्लड ग्रुप होते हैं, अभी मैं एक दिन अखबार पढ़ रहा था तो ब्लड ग्रुप के करके किसी का था, लाखों में नहीं करोड़ों में एक व्यक्ति था जिसका वो ब्लड ग्रुप था। अब देखो एक सीन क्या आता है कि माता जी है, ठीक है, और पिताजी है, दोनों की शादी होती है, दोनों के ब्लड अलग अलग है, तो जो होने वाले बच्चे हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, क्या बच्चे का मतलब क्या होगा यस, और क्या नहीं हो सकता, मतलब यस माने संभावित, क्या एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप हो सकता है अंदाजे से, और क्या नहीं हो सकता, कौन सा ब्लड ग्रुप क्या नहीं हो सकता। तो जैसे अगर माता और पिता दोनों ओ है, दोनों ही ओ है, मतलब ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव जो भी है, माता और पिता, इसमें मैं बताऊंगा बाद में कि अगर ये मैं पॉजिटिव वाला केस लेके चल रहा हूं, दोनों ओ पॉजिटिव, ठीक है, तो जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा वो ओ होगा, एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप क्या होगा ओ। ठीक है, क्या नहीं हो सकता, ना ए हो सकता, ना बी हो सकता, ना ए भी हो सकता। यहां तक कोई दिक्कत? अगर दोनों माता पिता का हो तो बच्चे का भी ओ ही होगा, भाई माता पिता का 0 तो बच्चे के मार्क्स भी क्या आएंगे 0, ऐसे आता। अगर माता के 0 बच्चे के फर्स्ट क्लास, मान लो किसी के भी माता पिता में से एक के 0 एक के ए ग्रेड नंबर, तो बच्चे का 0 भी आ सकता है, ए ग्रेड भी आ सकता है। ठीक है, तो देखो माता पिता दोनों के 0 नंबर थे तो बच्चा कहां से कुछ करता है 0, लेकिन अगर दोनों में से एक पढ़ा लिखा है तो बच्चे को पढ़ा देगा ना, या तो अनपढ़ रहेगा या पढ़ लेगा, दो बातें होंगी, 0 और ए हो सकता है। क्या नहीं हो सकता, बाकी के बच्चे नहीं हो सकते, ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सॉरी ए हो सकता है, बी नहीं हो सकता और ए भी नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरी बात, मान लो माता में पिता में से किसी के बी ग्रेड थे तो भी बच्चा बी ग्रेड से पास हो जाएगा, 0 नंबर आ सकते हैं या बी ग्रेड नंबर आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकता, ए और ए बी। ठीक है, एक आएगा आगे आपके कि 0 हो सकता है, मतलब ओ हो सकता है, ए भी हो सकता है। देखो ओ के साथ सबका मिक्सचर कर रहा हूं, ओ का, ए का, बी का, ए बी का, तो क्या क्या आ सकते हैं, ए और बी, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों थे तो 0 नंबर आने का तो सवाल ही नहीं उठता, भाई फर्स्ट ग्रेड भी था सेकंड ग्रेड भी था, ये ट्रिक सी है छोटी सी, तो 0 नंबर आने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो क्या बचा, ओ
और ए बी, ये दोनों नहीं हो सकते, ए हो सकता है बी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह ए के साथ कर लो, ए के साथ अगर दोनों ए हैं तो भैया दोनों का फर्स्ट ग्रेड है, तो जब दोनों ज्यादा माता पिता पढ़ लेते हैं ना तो दोनों में आपस में कभी कोई लड़ाई हो जाती है तो बच्चों का असर पड़ता है, 0 नंबर भी आ सकते हैं और फर्स्ट ग्रेड भी आ सकता है, ठीक है, 0 नंबर भी आ सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड भी आ सकता है। और एक केस होता है कि एक ए है और एक बी है, इसको स्टार लगा लो, एक ए है और एक क्या है मेरे भाई, बी। तो देखो ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। इसको अच्छे से समझ लीजिए क्या है कि अगर माता पिता में से एक का ए ग्रुप है एक का बी ग्रुप है तो चारों में से कोई सा भी हो सकता है और इन चारों में से बच्चे का संभावित होगा और बाकी तो नो रह ही नहीं सकता, ठीक है। ओ 0 0 0 मार्क्स, एक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तो भी चला गया, दोनों फर्स्ट सेकंड थे तो फर्स्ट सेकंड आएंगे, दोनों फर्स्ट ग्रेड थे तो लड़ाई हो सकती थी तो 0 नहीं होती तो फर्स्ट, और अगर एक फर्स्ट और सेकंड तो बोला जी पास होगा, फर्स्ट ग्रेड से भी हो सकता है, सेकंड से भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड से भी हो सकता है और नहीं तो फेल भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें बी के कर सकते हो, इसी तरीके से आप किसके कर सकते हो, बी के कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप किसके कर सकते हो, इसमें बी वाले ग्रुप के कर सकते हो, कैसे, बी वाले ग्रुप के कैसे कर सकते हो, तो देखो बी का बी के साथ कराओगे दोनों सेकंड ग्रेड तो 0 आ सकता है, बी आ सकता है, बाकी बचे हुए नहीं हो सकते। बी का आप ए के साथ तो हमने पहले करा के देख लिया था, 0 के साथ भी करा के, ओ के साथ भी करा के देख लिया था। बी का आप ए बी के साथ कराओगे तो आपका ए आ सकता है, बी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ठीक है, बी आ सकता है, ए आ सकता है, ए भी आ सकता है, ओके। अगर आप फिर ए बी का करा सकते हो, ए बी का तो भी क्या आ सकते हैं, सेम आ सकते हैं, ठीक है, तो भी क्या आ सकते हैं, तो सारे के सारे सेम आ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है भाई। दोनों सेकंड ग्रेड तो भाई फेल वाला चक्कर, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, थोड़ी सी ट्रिक तो ये हो जाएगा। एक का फर्स्ट बी आया ए बी आया तो बाकी तीनों में से बच जाएंगे 0 ओ को छोड़ के, और अगर ए बी है तो भी ये तीनों के तीनों ही बनेंगे ए बी ए बी, ठीक है भैया। तो छोटे से दिमाग लगाओगे भाई, अच्छा दोनों के 0 0 मार्क्स तो 0, चेक के 0 ए तो भैया हो सकता है कि यार वो फर्स्ट ग्रेड भी आ जाए या हो सकता है वो 0 रह जाए, 0 भी फर्स्ट ग्रेड आ जाए या हो सकता है बी रह जाए, तो इस तरीके से आप दिमाग लगा सकते, ओके। तो ये हो गया आपका ब्लड ग्रुप का। एक होता है कि अगर मान लो, समझ आ रहा हो इस चक्कर को, लास्ट वाला समझ लो, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है ट्रांसफ्यूजन, कि देखो मान लेता हूं कि माता जी जो है वो रिसर्च पॉजिटिव थी, उनका ओ पॉजिटिव था, या उनका मान लेता हूं ए पॉजिटिव ब्लड था, ए पॉजिटिव, जो पिताजी थे उनका बी नेगेटिव था, ठीक है। अब गर्भ में जो बच्चे का था मान लेते हैं वो बी नेगेटिव हो जाता है और माता का कितना है, ए पॉजिटिव, मेरी बात समझ रहे हैं, बच्चा जो गर्भ में है उसका बी नेगेटिव, माता का ए पॉजिटिव, तो क्या होगा, कुछ फीटस से जो ब्लड होगा वो ए पॉजिटिव के पास चला जाएगा माता के पास, तो जब ये अपोजिट के आते हैं तो ये आरबीसी प्लस मतलब आरबीसी चिपक जाती है, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, अगर अपोजिट रिसर्च फैक्टर होते हैं तो एडेशन हो जाता है इनमें, तो पहली संतान जो होगी फर्स्ट बेबी पे तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, जो फर्स्ट बेबी होगा वो तो हेल्दी होगा, जो फर्स्ट बेबी होगा वो क्या होगा, हेल्दी, ठीक है। लेकिन सेकंड थर्ड या सब्सिक्वेंट जो होंगे उसके बाद में वो डेथ, उनकी डेथ हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी, या तो गर्भ में या जन्म के कुछ दिनों बाद, क्योंकि एक दूसरे के अंदर जब भाई फीटस से इसमें भी कुछ ब्लड आ रहा है, कुछ फीटस से जा रहा है, तो उस बच्चे का जो आरबीसी होंगी वो आपस में कोगुलेट हो जाएंगी, स्कंदन हो जाएगा उसको, ठीक है, अधिश्लेषण बोलते हैं उसको, वो हो जाएगा फर्स्ट बेबी, फर्स्ट बेबी हेल्दी होगा, बाकी सेकंड थर्ड में, ठीक है। अब क्लास को करते हैं यहीं पे एंड, फटाफट से इसके क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट वाली उसमें, अभी अभी तुरंत कर रहा हूं, नेक्स्ट वाली वो चला रहा हूं क्लास, ओके। इसके क्वेश्चंस करते हैं 30 20 30, सारे का सारा ग्रेड आपको क्लियर हो जाएगा, इसके अलावा नहीं रहेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। इसके क्वेश्चंस करा देता हूं मैं आपको, ओके मेरे भाई। क्लास को इसको बंद करके मैं दूसरे एक्सपेक्टेड वाले शुरू कर रहा हूं, सारे के सारे क्वेश्चन मस्त करोगे अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा, बाकी
अभी आ जाना दोबारा जल्दी से उस वाली क्लास में।